नमस्कार दोस्तों, संडे भी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कैश इन हैंड और उसका जो पार्ट था एक पेडी कैश, वो भी मैंने आपको क्लास 4 में करवा दिया था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और समझ में इसको नहीं आया हो वह अपने कमेंट्स मुझे भेज सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परचेज। परचेज के लिए हम शुरू करते हैं। परचेज के पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स नोट करवा देता हूं, जिससे कि मैं आपको फिर उनके बारे में समझा सकूं। तो पहला पॉइंट आप नोट कीजिए। प्लीज अपनी अपनी नोटबुक ध्यान से लेके बैठे, जिससे कि आपको पढ़ने में समस्या ना आए। पहला पॉइंट नोट कीजिए। द अकाउंटिंग डेट शुड बी एज पर गेट एंट्री ऑफ गुड्स रिसीव्ड। द अकाउंटिंग डेट शुड बी एज पर गेट एंट्री ऑफ गुड्स रिसीव्ड। ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, द डिस्टेंस ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड in case of interstate purchase. Next point, the inspection note or stamp attached with every invoice is very useful for goods received date and nature of goods classification. Next point note करेंगे, the name of supplier in the books of account must be same as in invoice. The name of supplier in the books of account must be same as in invoice. Next point, the head of account correctness and counter check with the nature of expenses, whether it is material, packing, consumable, etc. Next point, the goods received quantity should be same. The goods received quantity should be same as in invoice. The calculation of manual bills should be checked. The IDC entry passed as intrastate or interstate through GST number of supplier. Next point, the narration of entry should be matched with invoice. For example, invoice date, invoice number, quantity, etc. Next point, the authorization of each and every invoice. Next point, the GST number and name of our client must be same as in invoice correctly. The next point, GST number and name of our client must be mentioned in invoice correctly. आपको सारे पॉइंट मैंने नोट करवा दिए हैं। अब इन पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कैश इन हैंड के पॉइंट्स नोट कराए थे, पेडी कैश के पॉइंट नोट कराए थे, तो वो पॉइंट्स इसलिए थे जिससे कि आप उन पॉइंट्स के साथ में जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे बाद में आपको समझाकर, उनको अच्छे से फॉलो करें। अब जो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा परचेज वाला, परचेज में भी ये वाले जितने भी पॉइंट्स आपके लिए बनाए गए हैं, इन पॉइंट्स को मैंने लिखवा दिया। अब मैं इनको एग्जाम्पल के साथ में बताते जाऊंगा, लेकिन मेरे आपसे ये आशा रहेगी आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कीजिए। और इन पॉइंट्स को नोट करने के बाद जब मैं इनके ऊपर आपको बताते जाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, तो आप उसको समझते जाइए, एग्जाम्पल्स को भी नोट करते जाइए। जितने अच्छे से आप नोट कर लेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा कि आपका आउटपुट पढ़ने में अच्छा आएगा, और आप लोगों को समझ में भी जब आएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। होता क्या है कि हम ना जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए पढ़ाई की बजाय वो चीज हमारे दिमाग से निकल जाती है कि किस तरह से हमको पढ़ना है। पहला पॉइंट हमारा है, द अकाउंटिंग डेट शुड बी एज पर गेट एंट्री। तो हमारी बात कर रहे हैं पहली वाले पॉइंट की। अकाउंटिंग डेट
अकाउंटिंग डेट का मतलब हो गया एंट्री डेट, इसमें कोई भी कंफ्यूज ना हो, ये एंट्री डेट की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग डेट मींस एंट्री डेट। एंट्री डेट में क्या लिखा हुआ है हमारा, यह क्या कह रहे हैं, गेट एंट्री के हिसाब से होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ गेट एंट्री के हिसाब से, इसका मतलब ये हुआ गेट एंट्री के हिसाब से कि आपने जब कोई आपके यहाँ गुड्स आता है आपके यहाँ फैक्ट्री में, अगर आप एक परचेजर हैं और ट्रेडिंग के बिजनेस में हम सीधे गुड्स को अपनी शॉप पर या गोडाउन पर रिसीव करते हैं, है ना। तो उस गुड्स को अगर हम अपने गोडाउन पर रिसीव करने के बाद उसको हम आगे बेचेंगे, तो यह बात इस पॉइंट में ये समझाया गया है कि हमको जो अपनी बुक्स में एंट्री पास करनी है वो किस डेट को एंट्री पास करनी है। तो हमको एंट्री पास करनी उस डेट पर है जिस डेट पर हमने गुड्स को हमारे गोडाउन पर, प्रीमाइसेस पर या शॉप पर रिसीव किया है। तो कौन सी डेट रहेगी, आप कहोगे सर ये तो परचेज की जो डेट है, इनवॉइस की डेट, उसको ही माना जाएगा। नहीं, अगर ये गुड्स जो है वह आपका लोकल वेंडर से आया है, लोकल वेंडर से मीन्स विद इन सिटी, शहर के अंदर जो वेंडर है उसके पास से आया है, तो सेम डेट गुड्स रिसीव हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको उसमें एक पॉइंट लिखवाया था, द डिस्टेंस ऑल्सो टू बी कंसीडर्ड, यानी कि डिस्टेंस जो है, जो दूरी है हमारी और जो हमारा सप्लायर है उसकी दूरी, वो माना दूसरे शहर में या वो दूसरे राज्य में या वह आउट ऑफ इंडिया है, यानी कि 3 कैटेगरी होगी ना। हमने बाहर से इंपोर्ट करवाया गुड्स, एक तो कैटेगरी हुई, एक कैटेगरी हुई हमने दूसरे राज्य से मंगवाया है। जैसे मैं इस समय उत्तर प्रदेश में आगरा में हूँ, तो मैंने महाराष्ट्र से वहां से गुड्स मंगवाया है। और तीसरी कैटेगरी क्या है, तीसरी कैटेगरी हमारी रही विद इन स्टेट, यानी स्टेट के अंदर से। हमने अगर उत्तर प्रदेश में ही किसी भी स्टेट से मंगवाया, चाहे नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ, जो भी स्टेट हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं वह सब हमारे विद इन स्टेट रहेंगे। तो इसके अंदर हमारी जो दूरी है गुड्स मंगवाने की वो भी देखी जाएगी। आप कहोगे सर ये चीज थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है। जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो तब सामने जिस पर्सन के पास गुड्स आपने मंगवाया वह अपने यहाँ से माल डिस्पैच करेगा आपके यहाँ, लेकिन किसी भी वजह से वह गुड्स सेम डे पे नहीं आया, बिल डेट पे। यानी कि अगर बिल पे डेट लिखी है आज है तारीख 21, तो 21 तारीख को गुड्स किसी ने हमको भेजा, लेकिन वह गुड्स 21 तारीख को ना के 22 तारीख को आया। पर वो 22 तारीख जो है हमारी, वो 22 तारीख इतनी ज्यादा रेलेवेंट है ना कि अगर हम उस तारीख को ध्यान रखेंगे कि गुड्स कब आया, उसी के हिसाब से आपकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। अगर आपने वो एंट्री पास कर दी 21 तारीख को, बिल डेट की 21 तारीख की डेट है बिल की, मैं आपको लिख देता हूं, आपको इस एग्जाम्पल में मैं माना एग्जाम्पल बंद कर लेते हैं। एग्जाम्पल बंद, गुड्स परचेज्ड 50,000 फ्रॉम राम एंड कंपनी। अब इस बंदे का जो है यहां से माल मंगाया हमने, तो अब जो बिल की डेट है यहाँ पे लिख सकते हैं हम इनवॉइस डेट 21/12/25। लेकिन किसी भी कारण से ये गुड्स हमारे पास 21/12/25 को नहीं आया, ये गुड्स हमारे पास आया रिसीव डेट 22 तारीख को, 22/12/25, यानी कि मंडे, कल वो आया मंडे को। तब हम अपनी बुक्स में अगर इसकी एंट्री कर लेते हैं 21 तारीख को, तो क्या आपको लगता है कि हमारा जो गोडाउन पे जो माल आया है, क्या हम उसके साथ में सही एंट्री पास कर पा रहे हैं? आप कहोगे सर बिल डेट से एंट्री पास ही हो तो रही है। बिल डेट मैटर नहीं करती, क्योंकि बिल डेट मैटर इसलिए नहीं करती कि आप यहां देखिए कि आपके पास कोई माल नहीं आया। आप समझिए आपका जो गोडाउन है
गोडाउन है आपका, यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड आपके 21 तारीख को नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो स्टॉक है आप समझिए इसको, देखो अगर बेसिक से लेके चलोगे तब डाउट खत्म होते जाएंगे। तो स्टॉक के अंदर गुड्स हमारा जब इनपुट में नहीं आया, सपोज करो कि हमारा इसमें जो गुड्स आया था वह गुड्स हमारे पास पहले से स्टॉक में 5000 पीस थे, ये तो ओल्ड वाला, ये ओल्ड है, हमने परचेज किया, इस वाले माल को हमने लिया अपने यहाँ, तो हमारे आए तो 22 तारीख को आए, तो 22 तारीख को हमने ये मंगाए 10,000 पीस, क्योंकि 21 से चला था माल, 22 तारीख को आया, तो 10,000 पीस हमने मंगाए, तो ये 15,000 पीस किस डेट पे हुए, 22 तारीख को। अगर मैं आपसे कहूं कि 21 तारीख को ये हमारे यहाँ गुड्स 15,000 पीस हो गए, आप कहोगे सर कैसे हो जाएंगे, जब माल नहीं आया तो हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, वही बात समझाई जा रही है। जब हम पे गुड्स ही नहीं आया तो हम उसको एंट्री पास कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इस बारे में डाउट रहता है उन लोगों को कि बिल की एंट्री पास कब करनी है। बिल की एंट्री पास करनी है गेट एंट्री के हिसाब से। गेट एंट्री हमारी यही 22/12 है, क्योंकि जब हम पे माल आया तभी तो हमें स्टॉक में भरेगा माल। अगर सामने वाले ने बिल हमारे नाम पे काट दिया और किसी भी वजह से वो गुड्स 15 दिन डिले हो गया, 4 दिन डिले हो गया, 3 दिन डिले, मतलब सेम डे नहीं आ पाया, तो आपके स्टॉक में क्या माल भर गया, माल नहीं बढ़ा हमारे पास ना। हमारे स्टॉक में जो गुड्स है वो कब बढ़ेगा, वो तब बढ़ेगा जब वो आएगा। तो जो 5,000 पीस है उसको हम 15,000 पीस कब करेंगे, जब हमारे पास स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक हम पे आया 22 तारीख को, तो हमने 22 तारीख को कर दिया। अब कहोगे सर इससे फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क इससे ये पड़ रहा है, सपोज करो कि मैं अपना स्टॉक को देख के मैंने बिल जो है अपना किया, किसी पार्टी को मैंने एक इनवॉइस इशू किया और मैंने अपने पास स्टॉक देखा यहाँ पे कि स्टॉक मेरे पास बिल काट दिया मैंने, सपोज करो किसी पार्टी को। देखो भाई बिल और इनवॉइस ये कॉमन सी लैंग्वेज है, कोई बिल बोलता है कोई इनवॉइस बोलता है, इसमें कोई डाउट मत करना कि बिल क्या है इनवॉइस क्या है, ठीक है, इसमें ज्यादा डाउट मत लेना, बस समझते जाना टॉपिक को। तब क्या है कि 22/12 को मैंने कोई किसी को अगर गुड्स बेचूंगा तो मैं माना मेरे पास ऑर्डर आया 7,000 पीस का, मेरे पास 7,000 पीस का ऑर्डर आया, यानी कि सेल्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स की। तो ये सेल्स में कब करूंगा, जब मेरे पास 5,000 पीस स्टॉक में, तो क्या मैं ये सेल कर सकता हूं, मैं 21 तारीख को ये सेल कर सकता हूं। जवाब आएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास 2,000 शॉर्ट पड़ रहे हैं, मेरे पास जो 2,000 पॉइंट है वो शॉर्ट पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 2,000 पीस हम पे जब है ही नहीं तो हम गुड्स कैसे किसी को इशू कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। तब आप कहोगे सर ये स्टोर की मैनेजमेंट की बात हो गई, बिल्कुल। ये अगर रूट, जबकि जो रूट कॉज है वो क्या है, स्टार्टिंग से हम अगर एंट्री सही करते जाएंगे आगे तक वो उसके हिसाब से सही रिजल्ट आते जाएंगे। आपने गेट एंट्री के हिसाब से चल रहे हो तो गोडाउन में माल भी आया होगा उसी डेट के हिसाब से। जब डेट को माल आया उसके बाद ही तो हम माल को आगे भेज पाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास कोई चीज आई नहीं तो हम उसे आगे कैसे बेच सकते हैं। आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई तो समझो आपको बहुत सारी चीजों में आपके डाउट खत्म हो जाएंगे कि हमारे पास गुड्स आया 22 तारीख को, तो एंट्री हम करेंगे अपने यहाँ 22 तारीख को, ना कि 21 तारीख को। मैंने जो पॉइंट लिखवाया कि अगर दूसरे राज्य से या फिर डिस्टेंस, मैंने खासतौर से बात लिखी डिस्टेंस की, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश ही काफी बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर में उत्तर प्रदेश नापेंगे तो हो सकता है कोई गुड्स 3 दिन बाद भी आए। मतलब ये कहने का है हमने उत्तर प्रदेश से में ही दूसरे राज्य से ना होकर अपने राज्य में ही माल मंगवाया। हमने गुड्स मंगवाया गोरखपुर से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आता है, हम हैं आगरा में। अगर मैं आगरा में बैठकर गोरखपुर से माल मंगवाता हूं तो वो वाला गुड्स हमारे पास एक सेम डे तो आने वाला है नहीं, सेम डे नहीं आएगा क्योंकि गोरखपुर दूर है। अगर वो 2 दिन बाद आया तो हमारी एंट्री फिर 21 की बजाय कब पहुंचेगी, 24, 25 जैसा गुड्स आया।
और आगे हम माल कब बेच पाएंगे, जब माल आ पाएगा। सिंपल सा फंडा चीज का ये है, जब तक कोई इंसान आपके पास माल लेके नहीं आएगा, कोई भी इंसान से मतलब माल, जब तक आपके पास कोई भी माल लेके नहीं आएगा आप उसे आगे कैसे बेच देंगे। लॉजिक इसके अंदर। और बहुत से लोग क्या करते हैं, बिल रेट पे एंट्री पास कर देते हैं। हाँ बिल्कुल गलत है। इसका एक्सेप्शन केवल जीएसटी में थोड़ा सा ये है कि अगर हम दूसरे राज्य से माल मंगवा रहे हैं या अपने राज्य से ही माल मंगवा रहे हैं और किसी महीने की डेट चेंज हो गई, यानी कि अगर किसी ने गुड्स मंगवाया, अगर मैंने गुड्स मंगवाया 21 तारीख को, पर ये गुड्स मेरे पास आया 2 जनवरी को, 2 जनवरी 2026 को, तो वो गुड्स तो हमें यूज करना है, लेकिन आपको बुक्स में एंट्री अपने पास की साहब 2 जनवरी को गेट के हिसाब से। पर आप कहोगे कि सर तो उसकी आईटीसी तो जो है, जो उसकी आईटीसी है वो शो करेगी दिसंबर वाले में। तब उसके लिए एक जीएसटी में छोटा सा वो दिया हुआ है क्लॉज कि उस केस में हम ट्रांसपोर्टर को ही अपना एजेंट मान लेते हैं, यानी कि हम ट्रांसपोर्टर को अपना एजेंट मान लेकर यह समझ लेते हैं कि गुड्स को ट्रांसपोर्टर ने रिसीव कर लिया तो अब हमने कर लिया रिसीव। इसका मतलब हम आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो गए। एलिजिबल मतलब हम ये योग्य हो गए आईटीसी क्लेम कर लें। बस इतनी सी बात समझ लो। जब जीएसटी में बात करेंगे तब अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हमने एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी पे बात करनी है, ठीक है, तब करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि परचेज के लिए हमको गेट एंट्री के हिसाब से बुक्स में एंट्री पास करेंगे। और यह विशेष ध्यान रखना है, गुड्स रिसीव होने की डेट से पहले माल को एंट्री हम अपने पास परचेज की नहीं पास करेंगे। बहुत ध्यान से, यह बहुत एसेंशियल है। कई जगह पे इस पे आपत्ति उठ जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक आपका आपत्ति उठा देता है कि आपने एंट्री कैसे बुक्स में पास कर ली। अगला पॉइंट आपका करते हैं कि मैंने आपको अगला पॉइंट नोट कराया था, द इंस्पेक्शन नोट और स्टाम्प। एक्चुअली आपने अगर देखा हो कि किसी भी प्रीमाइसेस पे, फैक्ट्री वगैरह पे क्या होता है कि उनके गेट पे एक सिस्टम बनाया होता है कि जो भी गुड्स आएगा उस पर वो स्टैंप लगाएंगे, स्टैंप लगाएंगे। मोहर लगाई तो मोहर लगा के वो क्या करते हैं कि उस पे काफी सारी डिटेल्स मेंशन कर देते हैं कि बिल नंबर कौन सा है हमको मिला ये वाला। वो क्या क्या नोट करते हैं, बिल नंबर उस पर होता है, बिल नंबर, बिल की डेट, बिल की क्वांटिटी। क्योंकि किसी ने आपको अगर जैसे एग्जाम्पल में 10,000 पीस भेजे, लेकिन आपने जब वो गुड्स रिसीव किया उस समय माना वाले पीस में से 10,000 पीस में से शॉर्ट आए। कभी कभी होता है कि जो गुड्स हमें भेज रहा है उसने गुड्स भेजा 10,000 पीस का बिल बना के, पर बाई मिस्टेक वह गुड्स 9,800 पीस बैठा। क्योंकि हम जब माल को अपने यहाँ गेट पे प्राप्त करेंगे तो हमारे पे, हम गेट पे क्या होता है, जो बंदा बैठा हुआ है वह इस चीज को नोट करेगा स्टाम्प पे कितना माल आया। तो उसने क्या नोट किया कि भाई 9,800 पीस नोट आए, तो उसने 9,800 पीस लिख दिए। तो आप कहोगे सर 10,000 पीस का बिल बना हुआ है, 9,800 कैसे लिख देगा? भाई उसको 9,800 पीस मिलने, अब सर 200 पीस कहाँ गए, वह तो बताएगा उसका सेलर। तो आप कहोगे सर ये तो मिसमैच हो जाएगा। हाँ, बिल से मिसमैच हो रहा है, तभी तो वो डेबिट नोट का जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो वह डेबिट नोट फॉलो करना पड़ता है तब कि पार्टी को हम 200 पीस शॉर्ट का डेबिट नोट इशू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने और लिखा है कि इंस्पेक्शन नोट। मैंने आपको 2 बात लिखवाई, एक तो लिखवाया इसके अंदर स्टैम्प तो मैंने कहा मोहर। तो मोहर में मैंने आपको चीजें बता दूं, देखो बिल रेट, बिल नंबर, क्वांटिटी और गुड्स कैसा है, यानी कि पैकिंग मटेरियल है, परचेज है, कंज्यूमेबल है, वो गुड्स का नाम खुल जाता है उसके अंदर। तो उससे आपको देख के मालूम पड़ता है कि ये वाला क्या माल मिला है। ऐसा तो नहीं उसने लिखा हुआ है उसके अंदर चीनी, और चीनी की जगह चावल आ गया गलती से, तो गुड्स का नाम भी लिखा होगा, क्वांटिटी लिखी होगी, सब कुछ लिखा होगा उसके अंदर। और उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा, गुड्स एक तो माल प्राप्त कब हुआ वो डेट आप डालोगे। आप कहोगे आगे डेट लिखी है बिल में 21 तारीख, पीछे डेट क्या लिखी है आपने, जब माल प्राप्त हुआ। आपने लिखा माल प्राप्त हुआ 22 तारीख को, तो आपने 22 तारीख की डेट कर दी। इसके बाद जो है हमारा
गेट एंट्री पे हो गया। अच्छा, इसके अलावा उसमें एक चीज और होती है कि गेट पर जितने भी लोग होते हैं वो अपने साइन करते हैं, फिर जो गोडाउन का जो कीपर है, स्टॉक कीपर बंदा जो है वह भी साइन करता है, और जो क्वालिटी चेक करने वाले बंदे हैं आपके, जो भी ऑफिसर आपने असाइन किए होते हैं, वह भी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई स्टार्टिंग में ही आपने पॉइंट पे सब क्वालिटी चेक कर ली तो क्या होगा, आपको उस पर क्वालिटी वगैरह का इशू नहीं रहेगा। होता क्या है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या गुड्स आगे बेच रहे हैं, दोनों बातें, ट्रेडिंग करो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी करो, अगर गुड्स खराब आएगा तो क्या आप आगे बेचोगे? नहीं बेचोगे, पहली चीज। अगर आपका दूसरे केस में समझो कि अगर आपका जो गुड्स आया वो गुड्स की क्वालिटी बहुत खराब रही, या वो गुड्स की क्वालिटी आपकी मशीनों के हिसाब से नहीं है, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाओगे? क्यों? आपकी मशीन ही खराब हो गई उस गुड्स की वजह से। जैसे चीनी और चावल वाला मामला था, तो बोलते एकदम दोनों की नेचर अलग हो गया, चीनी और चावल का। लेकिन यहाँ पर बात हम कर रहे हैं, अगर गुड्स ऐसा हो गया, गुड्स जिस क्वालिटी का आना था उस क्वालिटी का गुड्स नहीं आया, तो उस क्वालिटी की गुड्स से डाउन क्वालिटी का गुड्स आया, हो सकता है आपकी मशीन उसके हिसाब से कंपेटेबल ना हो। कंपेटेबल मतलब उसको मशीन एक्सेप्ट ना कर पाए और मशीन उस पर प्रोसेस करने में परेशानी आए। जैसा पहले बता चुका हूं मैं, अगर क्वालिटी हमारे हिसाब से नहीं है तो मशीन हो सकता है प्रॉब्लम कर सकती है इस बारे में। तो इसलिए क्वालिटी चेकर का भी काम रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले केस में आपको ये ध्यान रखना है, और हर केस में ध्यान रखना है, मैन्युफैक्चर में, ट्रेडिंग में। पर ये बात खास ध्यान रखनी है, जो गुड्स आया उसकी क्वालिटी चेक कर लें। क्योंकि आपने एक बात समझो, एक एग्जांपल के रूप में, आपने आज गुड्स ले लिया 22 तारीख को, सपोज करो 2 महीने तक, 2 महीने आपने 2 महीने तक आपने उस गुड्स को किसी को नहीं बेचा, क्योंकि ऑर्डर नहीं आया। आपके पास ऑर्डर आया 2 महीने बाद। सपोज करो आपके पास ऑर्डर आया फरवरी में या मार्च में, तब आपने वो गुड्स बेचने के लिए निकाला, मालूम पड़ा वो क्वालिटी डाउन थी। तब क्या करेंगे आप लेके फोन करेंगे सप्लायर को कि सर क्वालिटी डाउन है। कहेगा सर आज ये तो सर आपके पास माल भेजो सर 2 महीने हो गए, आप मुझसे आज कह रहे हैं इसके लिए? ये माल तो आपके ऐसा रखे रखे खराब हो गया होगा। लॉस किसका हुआ? आपका, ना कि सेलर का। सेलर तो अपने हाथ झाड़ देगा कि मुझे मतलब नहीं है। आपको बोलना था जब परचेज किया था तब बात करते ना। तो इसलिए हमको पहले से इस बात के लिए अवेयर रहे ना कि अपने टाइम पे उसको गुड्स को जब भी आए ध्यान रखें, क्वालिटी चेक कर ले गुड्स की। जो गेट पे जितनी भी प्रोसेस होती है वो सब पूरी होने के बाद, क्वालिटी चेक होने के बाद, जब सब क्वालिटी चेक पास सब कुछ हो जाता है, जब और उसके बाद अकाउंटेंट एंट्री करता है, तो अकाउंटेंट के पास कोई चीज आएगी उससे पहले कई सारे चेक से गुजरती है, उसके बाद अकाउंटेंट के पास एंट्री आती है पास करने के लिए बिल की। तो इसलिए उसके लिए बहुत एसेंशियल है कि कोई भी बिल आए वो सब प्रोसेस पूरी करते हुए आए। मैंने इसमें लिखवाया था इंस्पेक्शन नोट। इंस्पेक्शन नोट जिस लायक हो गया, कोई भी आपने एक अपना इंस्पेक्शन नोट होता है तो वो अपनाया आपने। जैसे एक तो परचेज ऑर्डर होता है, वो तो हम परचेज करने के लिए पार्टी को इशू करते हैं, तो गुड्स इसके हिसाब से मैच करना चाहिए कि परचेज ऑर्डर हमने लिखा था उसके हिसाब से। दूसरा, इसके साथ में इंस्पेक्शन नोट, जो मैं बात कर रहा था आपसे गेट स्टाम्प मोहर की, जो गेट स्टाम्प की जो मोहर थी, रबर स्टाम्प लगी होती वो वाली, उसकी जगह माना किसी ने अपने पास इंस्पेक्शन नोट का एक पूरा पेज बनाया हुआ है, कोई पर्ची बनाई हुई है, तो इस तरह से वो उस पर भी उस पर क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस अच्छे से मिल जाता है और अच्छे से आप व्यू कर सकते हो कि हाँ इस तरह से। तो वो क्या करेगा व्यक्ति, उस पर अपनी डिटेल सब नोट कर दे। कैसे? देखो अब आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। जिन लोगों को डाउट था, जिन लोगों को डाउट था कि गेट स्टाम्प क्या बात कर रहे हो, समझिए ये इंस्पेक्शन नोट से आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि देखो क्वांटिटी, डेट, बिल डेट, रिसीव डेट, मटेरियल, ठीक है, चेक बाई में नाम सबके लिखोगे। इसके अंदर स्टोर कीपर हो गया,
और आपके यहाँ जो भी बंदे होंगे क्वालिटी चेकर, क्वालिटी चेक, ये कई सारे लोगों की साइन होंगे, किसी के साइन ऐसे होंगे, किसी के साइन ये होगा, किसी के ये, सबने अपने सिग्नेचर कर रखे हैं उस पर। तो ये इंस्पेक्शन नोट इस तरह से होगा। इसी तरह से स्टाम्प पर भी ये सब चीज पहले से प्रिंटेड होती है, तब हम लोग उस पर सिग्नेचर करते जाते हैं और जो भी डिटेल्स उसमें भरते जाते हैं, या इंस्पेक्शन नोट पे भर दे। अब चूंकि होता क्या है, कभी कभी बिल इतना छोटा आता है कि उस पर ज्यादा स्टाम्प लग नहीं पाती है, या फिर बिल में स्टाम्प लगने की बजाय आप इंस्पेक्शन नोट में बहुत से लोग फॉलो करते हैं। चॉइस आपकी है कैसे फॉलो करना है, बस एक सिस्टम फॉलो करने का रखो, जिससे कि जब भी गुड्स अगर ऐसा आया और माना 1 महीने बाद मालूम पड़ा, तो बॉस क्या कहेंगे, आपका बॉस क्या कहेगा, यह गुड्स आया था, किस किसने ये गुड्स को देखा, अकाउंटेंट सर मेरे पास तो आ गया था। तब वो तब बॉस इस इंस्पेक्शन नोट को बेस मानेगा कि किन किन लोगों ने गुड्स को अप्रूव किया था, उन लोगों को बुलाएगा कि आपने गुड्स को कैसे ओके कर दिया। यह इसके लिए ये इंटरनल कंट्रोल, दिस इज इंटरनल कंट्रोल। इंस्पेक्शन नोट स्टाम्प जो लगी होती गेट पे, ये बड़े इंटरनल कंट्रोल काम करते हैं। इन लोगों ने चेक किया, भाई इतने चेक कर दिया गुड्स को, तो यह गुड्स खराब कैसे आ गया, इस गुड्स का पेमेंट टाइम पे कब हुआ, या गुड्स का डबल पेमेंट तो नहीं हो गया। अभी एक केस आया था एक पार्टी का, वह क्या मुझसे बुला के उन्होंने कहा कि आप ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ कोई भी पेमेंट ऐसा ना हो डबल पेमेंट आ जाए, क्योंकि उनका अकाउंटेंट उनसे कहने गया था। उनका जो अकाउंटेंट था वो बोला, सर यहाँ पे सर मैंने देखा ये वाला बिल तो पहले से हमारी बुक्स में एंट्री पास हो रही है, तो अब सर ये वाला बिल फिर से आ गया पेमेंट के लिए, तो सर मैंने ये वाले बिल की एंट्री अभी बुक्स में पास नहीं की है। तब मुझे बुलाया गया कि आप देखिए, आप हमारी ऑडिट कर रहे हैं, तो आप चेक करके बताइए मुझे कि क्या आपके पास किसी और यूनिट में, बोले यहाँ तो हमने पकड़ लिया है, किसी और यूनिट में ऐसा तो नहीं है कि यह चीज हो रही हो कि गुड्स में डबल बिलिंग हो रही हो, यानी कि बिल एक ही है पर आपके पास प्रोड्यूस 2 बार कर दिया गया, उसको सबने पास भी कर दिया, सबने मीन्स इतने सारे लोगों ने उसको फिर से अप्रूव कर दिया और पेमेंट भी होने के लिए आ गया। वो तो ये कि उस अकाउंटेंट ने जाके कह दिया, वो बात अलग है कि मालिक ने लेके एक दूसरे अकाउंटेंट को बाहर निकाल दिया उस वजह से। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपने इस गुड्स को कैसे अप्रूव कर दी, मतलब कहना केवल ये है कि अगर ये सब चेक होंगे आपके पास, अगर ये सारे चेक होंगे आपके पास, तब आपके पास इस चीज का एक वह मिल जाएगा कंफर्मेशन कि सारी चीजें अच्छे से जांच ली गई है, परचेज के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। इसका परिणाम ये होगा कि आपको पूरी एश्योरिटी रहेगी कि मेरे पास जो गुड्स स्टॉक में रखा हुआ है वह बेचने के लायक है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, द नेम ऑफ सप्लायर इन बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी सेम एज इन इनवॉइस। अब ये है जिस व्यक्ति ने हमको गुड्स भेजा है वह कौन है, सप्लायर, उसका नाम जो है वह बिल के ऊपर जो फर्म का नाम है उसकी का लिखा होना चाहिए। राम एंड कंपनी जो है उसने हमको बिलिंग की, लेकिन हमने राम की जगह रमन एंड कंपनी में बिल की एंट्री पास कर दी, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए हमने क्या इसमें पॉइंट लिखाया हुआ है, जो जिस पार्टी से बिल आया है उस पार्टी के नाम में ही एंट्री होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ राम एंड कंपनी से हमने गुड्स परचेज किया है तो हमारी बुक्स में भी हम एंट्री पास करेंगे राम एंड कंपनी के नाम से। राम एंड कंपनी की बजाय हम रमन एंड कंपनी कर दें, वो नहीं, वो गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट करते हैं, द हेड ऑफ अकाउंट करेक्टनेस, काउंटर चेक विद नेचर ऑफ एक्सपेंस मटेरियल। यह बात इसकी कर रहे हैं कि आपका जो हेड ऑफ अकाउंट है, हेड ऑफ अकाउंट से क्या मतलब हुआ कि आपने कहा सर हेड ऑफ अकाउंट का मतलब हुआ कि कौन कौन से हेड है अकाउंट में। हाँ, हेड कौन कौन से हेड है, जैसे देखो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर क्या बात करते हैं, रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल क्या होगा, कच्चा माल।
एक हो गया, फिर उसके बाद पैकिंग मटेरियल हो गया, एक हो गया कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल जो होता है, कंज्यूमेबल का मतलब हो गया जो गुड्स आपके पास आया आपके माल को बनाने के लिए, ठीक है, वो कंज्यूमेबल हो गया। और कोई अदर हो कैटेगरी, तो हमने इस तरह से कैटेगरी कर दिया, अपने पास रॉ मटेरियल कर दिया, पैकिंग कर दिया, कंज्यूमेबल कर दिया। इसके अलावा कोई कैटेगरी और भी हो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, द हेड ऑफ अकाउंट करेक्टनेस एंड काउंटर चेक विद द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें खास बात ये बताई गई है कि किसी भी हमने जो खर्चा कर रहे हैं उसका क्या नेचर है। नेचर से मतलब हो गया कि पैकिंग नेचर है, परचेज में पैकिंग है, रॉ मटेरियल है, कंज्यूमेबल है, या अदर कोई भी चीज है जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रही है। आप कहोगे सर पैकिंग तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद आती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वह परचेज का पार्ट माना जाता है। जो भी चीज हमारे गुड्स को बेचने तक में काम आती है वह सब परचेज का पार्ट माना जाता है। अब यह मत कहना सर विज्ञापन करने को भी आप सर मैन्युफैक्चरिंग मान लेंगे, नहीं, विज्ञापन करने को मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे, लेकिन परचेज में हम उन सबको लेंगे जो हमारे गुड्स को बनाने में काम आएगा, पहली चीज। और जो होगा ट्रेडर जो होगा वह अपने पास गुड्स आप कहोगे वो तो सब कुछ उसमें प्रोसेस करता नहीं होगा, बिल्कुल गुड्स परचेज में वो प्रोसेस गुड्स आया, रेडीमेड गुड्स आता है, वह गुड्स को लेगा। अगर उसमें थोड़ा सा गंदा वगैरह गुड्स होगा तो साफ वही थोड़ा सा झाड़ वगैरह दे, लेकिन वह अगर क्वालिटी खराब होगी वापस कर देगा। जो ट्रेडर है वो क्या करेगा, गुड्स जो आएगा उसको आगे बेचेगा, तो उसको तो कोई रॉ मटेरियल और परचेज में ज्यादा डिटेल नहीं उसको खोलनी पड़ती, क्योंकि उसके पास एक तो होता है मटेरियल हो गया, दूसरा हो गया पैकिंग। अब कहोगे सर पैकिंग क्यों रहेगी, भाई जो जिससे माल मंगाया उसने गुड्स को भेजा कंटेनर में, समझना बात को। अब ये जो बंदा है वह जो कंटेनर तो बेचने वाला है ही नहीं आगे, वह उसको हो सकता है कि कंटेनर के अंदर 100 कार्टन आए, 50 कार्टन आए, जितने भी कार्टन आए उस कार्टन को वह बंदा बेचेगा आगे। तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति ने माना पूरा कार्टन नहीं मांगा, आधा कार्टन मांगा, तो वह आधा कार्टन बेचेगा, तब उसको पैकिंग करनी पड़ेगी। पैकिंग का मतलब ये होगा छोटा कार्टन लेगा वो, या कोई प्लास्टिक पाउच, जब गवर्नमेंट सरकार से जो अप्रूव क्वालिटी जो है प्लास्टिक वह यूज करे, या कोई पेपर वगैरह यूज करे, वो यूज करेगा, ठीक है। वह जो पैकिंग के लिए जो भी गुड्स उसके यहाँ यूज होता है वह इस्तेमाल करेगा उस गुड्स को आगे सप्लाई करने के लिए। ट्रेडर की बात कर रहा हूं मैंने इसमें एक बात लिखी है, आप खर्चे की प्रकृति यानी नेचर से जान सकते हैं कि गुड्स को किस में डेबिट करना है। अगर आपने देखा ये वाला गुड्स कच्चा माल है तो रॉ मटेरियल में डेबिट कर दिया, आपने कहा ये पैकिंग के पर्पज से माल है, ये आपने पैकिंग में इसको डेबिट कर दिया। फिर तीसरा आपने कहा ये कंज्यूमेबल का पार्ट है तो कंज्यूमेबल में डेबिट कर दिया। सारे ये कैटेगरी है तो परचेज की, बस उसको अलग अलग सेपरेट इसलिए रखना पड़ता है जिससे हमें ये मालूम पड़े ये 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी या 5 कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी रखना चाहो परचेज में रख लो, अल्टीमेट हमको मालूम पड़े कि परचेज में ये सब कैटेगरी में गुड्स परचेज किया हुआ है, क्या यह कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रही। आप एक बात समझिए ना कि वह गड़बड़ का मतलब क्या है। आपने अगर कोई गुड्स परचेज किया 100 किलो, उसकी प्रोसेस करने में कितना कंज्यूमेबल का आइटम लगेगा, क्या क्या चीजें खर्च होंगी, वो उसके रेशो में होगा ना। 100 किलो में अगर कंज्यूमेबल आइटम लगता है 5 किलो, तो ये तो 5 किलो तो लगेगा। द हेड ऑफ अकाउंट करेक्टनेस एंड काउंटर चेक विद द नेचर ऑफ एक्सपेंस। सिंपल सी बात है भाई, अगर खर्चे का नेचर, प्रकृति खर्चे की जो है वह गुड्स के हिसाब से मैच हो रही है और आपको उसी के हिसाब से अपनी बुक्स में एंट्री पास करनी है, सिंपल सी बात ये है।
रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में डेबिट होगा, पैकिंग है, पैकिंग में डेबिट होगी, कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल में डेबिट होगा। इसके अलावा कोई और भी तरह का खर्चा है, नेचर है उसका, वो ध्यान रख के आपको एंट्री पास करनी है। कभी कभी लोग करते क्या है, कोई खर्चा है परचेज का तो परचेज में डेबिट कर दिया, पर कभी कभी जो खर्चा परचेज का है ही नहीं, खर्चा जनरल का है। आपने कहा कि उसने ऑफिस के लिए कोई चीज लाया और उसको आपने लेके परचेज में दिखा दिया। परचेज का मतलब हुआ जिस गुड्स को आप आगे बेचेंगे, चाहे तो आप ट्रेडर हैं तो बेचेंगे गुड्स को जो भी, तो और आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो गुड्स को आप अपने आप परचेज करके उस पर जो भी प्रोसेसिंग करनी है वह करेंगे, तब इसके बाद गुड्स को आप आगे बेचेंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वह ये ध्यान रखेगा कि हम गुड्स को जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर एंट्री पास करते समय जो गुड्स है वह जनरल कैटेगरी के तो नहीं है। जनरल से मतलब पहले बता चुका हूं मैं आपको जनरल के बारे में कि जनरल के अंदर जो सेल, परचेज, कैश और बैंक में नहीं आएगा वह जनरल में आएगा। अगर आपने जनरल की एंट्री परचेज में अगर एंट्री पास कर दी, तब आपका क्या होगा, वो गुड्स स्टॉक में नहीं है पर गलती से आपने एंट्री पास परचेज के थ्रू कर दी। द हेड ऑफ अकाउंट करेक्टनेस एंड काउंटर चेक विद द नेचर ऑफ एक्सपेंसिव। सिंपल सी बात है, जो अकाउंट जो हम करते समय ये ध्यान रखते हैं, जो बिल हमारे पास आया उस बिल पे क्या माल आया, हमारे पास जो बिल आया उस बिल में क्या माल आया है और क्या हमारे उस गुड्स का नेचर क्या है। अगर वो गुड्स का नेचर है, परचेज का नेचर है, रॉ मटेरियल का नेचर में रहेगा वो, तो तब हम उसको रॉ मटेरियल में डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर किसी गुड्स का नेचर है पैकिंग का तो पैकिंग में डेबिट करेंगे, अगर कंज्यूमेबल का है उसमें डेबिट करेंगे, जिससे कि हमारी कैटेगरी हो जाएगी गुड्स की। अगर वह कोई ट्रेडर है, ट्रेडर के केस में तो कोई है ही नहीं एंट्री का मतलब, वहां तो सिंपल है, परचेज में डेबिट किया क्योंकि उसको कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करनी। हाँ, पैकिंग का कोई गुड्स आएगा तो पैकिंग में डेबिट कर देगा। तो अब हमने क्या समझा, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस से हम समझ सकते हैं कौन सा गुड्स हमारे लिए किस में डेबिट करना है। अगर हम नेचर को समझ जाएंगे तो हमारी एंट्री के हिसाब से हम 99% एश्योर हो जाएंगे कि हमने जो हेड डिसाइड किया है वो हेड हमारा सही है। अगला वाला पॉइंट, द गुड्स रिसीव क्वांटिटी शुड बी सेम एज इन इनवॉइस। मैं आपको पहले मैं ही बता चुका हूं इसके बारे में, जो गुड्स की क्वांटिटी है वह इनवॉइस से मैच करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था 10,000 पॉइंट में से 9,800 गुड्स आया था, तो 200 का जो शॉर्ट आया था वही बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट के अंदर। इस वाले पॉइंट में उसी की बात कर रहे हैं कि जो क्वांटिटी जो है 10,000 आई, तो क्या हमारे पास बिल में लिख के 10,000 आया, क्या हमारे पास वो गुड्स आया 10,000? अगर 9,800 आया, ये ध्यान रखना है, वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, द कैलकुलेशन ऑफ मैनुअल बिल्स शुड बी चेक एंड अकाउंटिंग द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल हाथ से हमने बिल बनाए हैं, एक्चुअली क्या है, सॉफ्टवेयर से पहले जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बने, इससे पहले क्या होता था कि सारे के सारे जो माल आता था वो सब हाथ से हम बिल बनाते थे। हाथ से बने हुए इनवॉइस के केस में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कैलकुलेशन सही है या नहीं। वह इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर काफी सारे कंट्रोल चेक के बाद ही एंट्री एक बन जाती है और उसमें मिस्टेक की चांसेस 0% रहते हैं। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, सॉफ्टवेयर भी क्या कहता है, गी गो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर यूजर ने सही तरह से बिल बनाया है आपका, तो उसके बिल में गलती नहीं होगी। और अगर उसने बिल, अगर जैसे हाथ के बिल बनाए हुए हैं, बिल हाथ के भी पहले चलते थे और बहुत अच्छे से लोग बनाते थे, आज भी बनाते हैं, और बनाते समय कोई गलती हो गई उसके हाथ से। मैं इसका एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ आपको। द कैलकुलेशन ऑफ मैनुअल बिल्स शुड बी चेक एंड अकाउंटिंग अकॉर्डिंगली। देखिए, आपने कैलकुलेशन
ऑफ इनवॉइस। इसमें अगर ये बिल बना हुआ है सॉफ्टवेयर से, तब एक्यूरेसी 100% रहती है। अगर आपके पास जो बिल आया है उस पे प्रॉपर डिटेल्स को फॉलो किया हुआ है सेलर ने, और जो सिस्टम था गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट उसको फॉलो किया है, तो उसके हिसाब से वह 100% सही होगा। अब दूसरा आता है मैनुअल बिल्स, मैनुअल इनवॉइस। तो मैनुअल इनवॉइस में क्या रहता है, इसमें हो सकता है कोई रेट हो 100 रुपए की रेट, क्वांटिटी 50, 5,000 होते हैं, पर गलती से बाई मिस्टेक 100 यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 50 ही लिखे, पर यहाँ पे अमाउंट गलती से लिख दिया यहाँ पे 4,500, या फिर 50,000 कर दिया, हो सकता है। या फिर यहाँ पर 100 की रेट लिखिए 50, पर गलती से यहाँ पर 10 रुपए से कर लिया हो, 500 रुपए हो गया। कुछ भी हो सकता है इन केसों में। अगर 5,000 उसकी हो गया, 100 गुणा 50 5,000, 100 गुणा 50 5,000, 5,000 आने चाहिए, पर गलती से 4.5 लिख दिया, 50,000 लिख दिया, 500 लिख दिया। आप कहोगे सर 500 में हमारा फायदा है, 500 में आपका फायदा तो है, पर जब सामने वाला पार्टी जो है उसका लॉस तो हो रहा है, ठीक है, पर ऐसे काम करोगे तो हर किसी में आपको दिखाई देगा यहाँ पे फायदा कमा लूं, पर जो सामने वाला यूजर है इससे आप ये कर रहे हो, उसके पास पकड़ में आता है, तो आपको कोई डेबिट नोट भेजेगा कि सर मेरे हाथ से गलत हो गया है, पहली चीज। दूसरी बात ये, आप अपने परचेज को कैसे जस्टिफाई कर लोगे, क्योंकि आपके पास जब माल यहाँ पे अमाउंट लिख के आ रहा है 500 रुपए का, तो वो सस्ता आ गया आपके हिसाब से, तो 5,000 आप कहोगे सर 4.5 का फायदा मिल रहा है, 4.5 का फायदा नहीं मिल रहा, आपका प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा। अगर मैं इसी चीज को समझाऊं आपको, अगर यहाँ पर किसी गुड्स की रेट थी 4 लाख बन रही है, किसी गुड्स की रेट 4 लाख बन रही है, पर बाई मिस्टेक कैलकुलेशन करने पे उसने 4,000 करके दे दिया। आपने गुड्स को आगे बेचा, आपने 4 लाख के हिसाब से आपने गुड्स बेचा, तो आपने माना गुड्स को 5 लाख में बेच दिया। ये बहुत उनकी बहुत खास बात है कि आपने सेल की 5 लाख से और परचेज की 4 लाख से, तो क्या आपका प्रॉफिट लाख रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। अगर ये 4 लाख की वैल्यू का परचेज मानते हो, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा, 5 लाख का था बेचा और 4,000 का हमने इसको खरीदा, तो भाई 4,96,000 का प्रॉफिट। आप इस पे टैक्स जमा करोगे, आप टैक्स जमा करोगे इस पे, आप कहोगे सर टैक्स जमा क्यों होगा, इतना फायदा दिख रहा है, 4,96,000 का फायदा है, जबकि फायदा था 1 लाख रुपए का, पर वो 3,60,000 का जो फायदा आपको दिख रहा है वो फायदा नहीं है। पार्टी आपसे पैसा रिकवर कर लेगी। अगर आप कहो सर पकड़ में नहीं आया तो हम वन टाइम परचेज करके ले आए, ठीक है, उस वाले केस में अगर ऐसे करने वाले काम हो तो करते रहो, पर ये है गलत, क्योंकि पार्टी ने अगर पकड़ लिया बिल करके आपका, बट डेबिट नोट इशू करेगी। आप अगर अच्छे दुकानदार हो, अच्छे मैन्युफैक्चरर हो, ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, फेयर डील करने में आपको बिजनेस लंबा चलाना जिनको होता है वो फेयर डील करते हैं। जिनको बिजनेस चलाना है, आज खोला कल बंद कर दिया, वो तो कुछ भी करते रहेंगे। और जिन लोगों को फेयर डील खेलनी होती है कि हाँ मुझे बिजनेस प्रॉपर तरीके से चले, तो वह इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा साइड से कर देते हैं कि भाई कैलकुलेशन प्रॉपर पकड़ो। इसलिए मैं समझा रहा हूँ मैनुअल बिल की थोड़ी सी इसलिए हमको देखनी पड़ती है कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जान के कोई नहीं कर रहा पर गलती से हो गई। सबसे ज़्यादा अकाउंटेंट लोग इसी में गलती कर देते हैं, मैनुअल बिल पे देखा ही उठा के एंट्री पास करते हैं, बाद में मालूम पड़ रहा है कि सामने वाली पार्टी ने गुड्स था हमारा 5,000 का, उसने लेके 50,000 लिख दिए, लॉस हुआ 45,000 का,
और बॉस को मालूम पड़ी तो क्या होगा, अकाउंटेंट की नौकरी का खतरा रहेगा ना। अब कहो सर अकाउंटेंट की नौकरी बार बार तुम्हें हटा के चली जाएगी, मैं मानता हूँ नहीं जाएगी। आप ये समझो इसके अंदर अगर मालिक का लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो वह आपसे तो कहेगा कि आपने क्या देखा, 5,000 का गुड्स आपने 50,000 में अपने यहाँ एंट्री लिख के आ रही है, उसे ओके भी करते जा रहे हो। तो जिन लोगों ने जब गुड्स को परचेज किया वो लोग भी तो देखेंगे ना। परचेज ऑर्डर की बात की थी मैं आपसे, परचेज ऑर्डर से मैच कर लो भाई, परचेज ऑर्डर से मैच कर लोगे, इंस्पेक्शन नोट पे लिखा होगा, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको खुद देखनी पड़ेगी। मैनुअल बिल में किसी आइटम की रेट गलती से ऐसे इस वाले केस में हो गया, जैसे ये 5 का 50,000 या 4,500 या 500 कुछ भी इस तरह से, तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा। बॉस क्या कहेगा, मुझे तो ना प्रॉफिट या लॉस, मेरे को ये करना ही नहीं है, मेरे को तो प्रॉपर करना है, सही अकाउंटिंग होनी चाहिए, 5,000 क्वांटिटी आनी चाहिए, इतनी सी बात है। तो इससे आपको ये क्लियर हुआ कि अगर हमने सही तरह से अकाउंटिंग करेंगे तो उसके लिए हमको मैनुअल बिल्स को चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आईटीसी एंट्री पास्ड एज इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट थ्रू जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर। इसमें हम बात कर रहे हैं कि आईटीसी, इसके बारे में बस इतना मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं, छोटा सा इंट्रो बस, कि आईटीसी का मतलब हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो जीएसटी के तहत आता है, जीएसटी के अंदर, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट रहता है जीएसटी के अंदर। इसमें हमारा रहता है कि हमने अगर परचेज किया, परचेज हम कर रहे हैं, हमने किया परचेज इंट्रा स्टेट, यहां पर इंटर स्टेट, तब इंट्रा स्टेट हम परचेज करते हैं CGST, SGST, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। इंट्रा स्टेट होगा IGST। इस तरह से बिलिंग आपको मिलती है। अगर बिलिंग के टाइम पे आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो बिल हमारा है इंट्रा स्टेट परचेज है या इंटर स्टेट परचेज है, उसके अकॉर्डिंग आप आईटीसी की एंट्री पास करेंगे। तो आपने देखा अगर इंटर स्टेट माल आया है तो आप आईजीएसटी को डेबिट करेंगे, अगर हमारा माल आया है इंट्रा स्टेट तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने गुड्स मंगाया जिस पार्टी से, वह पार्टी हमारे राज्य से बाहर की है या हमारे राज्य की है, यह देखना पड़ेगा। उसी के हिसाब से हम आईजीएसटी की या सीजीएसटी आईजीएसटी की एंट्री पास करेंगे। जीएसटी के बारे में डिस्कस अच्छे से करेंगे, अभी केवल टॉपिक समझ लो, क्योंकि जीएसटी को मैं अगर बताऊंगा टुकड़ों में तो आपको दिक्कत बहुत आएगी। बस परचेज का कॉन्सेप्ट समझते जाओ, जो कॉन्सेप्ट हमारा जब होते जाएंगे ना क्लियर, तो हम आगे बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होते जाएंगे। ज़्यादातर होता है ना कि लोग जल्दबाजी में कि साहब ये गड़बड़ हो गया, क्यों हो गया गड़बड़, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बंदे का। इसलिए आगे बढ़ते हैं। द नरेशन ऑफ एंट्री शुड बी मैच विद इनवॉइस, यानी कि क्या हुआ, हर एंट्री जो हम पास करते हैं उसकी नरेशन मैच करनी चाहिए बिल के हिसाब से। कैसे बिल के हिसाब से क्या मैच करेगा, आपने कहा सर इसमें क्या चेंज है, क्या बदलाव हो रहा है नरेशन एंट्री में, मैंने बताया था उस टाइम पे आपको, बीइंग, बिल नंबर, बिल डेट, बस इतना डाल के छोड़ देते हैं। बिल नंबर डाल दिया, बिल डेट डाल दिया, आपने बिल नंबर डाल दिया, बिल डेट डाल दी उसमें नरेशन में। उसके अलावा आपने अगर उसमें क्वांटिटी लिखी है तो क्वांटिटी सही होनी चाहिए। अगर आपने गुड्स का नेचर लिखा हुआ है, क्या आइटम आया, वह भी सही होना चाहिए। और भी कुछ आपने लिखा है, पेमेंट टर्म लिखी है, कोई एक्सचेंज डेट लिखी है, इंपोर्ट के केस में कुछ भी लिखा है, वह एकदम मैच करना चाहिए बिल से। ऐसा ना हो कि बिल में लिखी हुई है कोई चीज, बिल नंबर लिखा हुआ है 10, आपने बिल नंबर 110 डाल दिया, बिल डेट पड़ी है 21/12, आपने बिल 21/12 की जगह गुड्स रिसीव डेट 22/12 डाल दी। ये नहीं होनी चाहिए नरेशन में। अगला पॉइंट करते हैं, ऑथराइजेशन ऑफ ईच इनवॉइस,
यह बहुत खास बात है, यह इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। हर संस्था और बिजनेस ये चाहता है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे इंटरनल कंट्रोल लगाए जाएं, जिससे कि कोई भी अनवांटेड गुड्स ना आ पाए, अनवांटेड गुड्स अप्रूव ना हो पाए। आप कहोगे सर अनवांटेड गुड्स कौन से रहेंगे? अनवांटेड गुड्स वह रहेंगे जो गुड्स आपने परचेज किए, लेकिन जस्ट लाइक मैं इसको लिंक कर सकता हूं आपको अगर कंफर्टेबल हो, जस्ट लाइक थेफ्ट। इंटरनल कंट्रोल में थेफ्ट है, चोरी का काम हो रहा है। ये होता है बहुत जगह कि परचेज हुआ माल, माना किसी ने माल मंगाया 2 बार, 5000 क्वांटिटी पहले मंगाई, 5000 क्वांटिटी दोबारा मंगाई, लेकिन तीसरी बार की जो बिलिंग है सप्लायर ने और आपके अकाउंटेंट ने आपस में मीटिंग कर ली, कहते ना नेक्सस कर ली, 60 गांठ कहते हैं जिसमें 60 गांठ कर ली। 60 गांठ से मतलब क्या हुआ कि 60 गांठ से मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंटेंट ने सप्लायर से इस बात की नेक्सस कर ली कि आप जो गुड्स मुझे बेच रहे हो 5000 क्वांटिटी 2 बार आई, आप मुझे तीसरी बार इनवॉइस 5000 का कर दो, इस बिल को मैं भी अपने पास ओके करवा लूंगा, पेमेंट करवा दूंगा, पैसा इसका मुझे दे देना। आप कहोगे ऐसा होता है? ऐसा बहुत होता है। एक तो ये चीज रही, एक तो यही पॉइंट रहा। दूसरा क्या रहा कि परचेज के टाइम पे जो परचेज की रेट बहुत हाई है। हमने कई जगह देखा ऐसा कि एक माउस, कंप्यूटर का माउस जो होता है, वह माउस जिस कंपनी का आ रहा है वो कंपनी का माउस जो बाजार में है वो मात्र 150-200 का मिल रहा है, लेकिन उस पे जो उस फैक्ट्री में आ रहा है वह एमआरपी की रेट से 10% डिस्काउंट कर। आप जानते हो एमआरपी पे तो बहुत हाई रेट लिखी होती है। मान लो बड़ा कोई गुड्स लिखा हुआ है 5000 रुपए का, एमआरपी पे 4999 लिखते हैं वो लिखा हुआ है, पर वो गुड्स बाजार में बिक कितने का रहा है? 1500 का, 2000 रुपए का बिक रहा है। पर वो फैक्ट्री में क्योंकि परचेजर ने इसमें 60 गांठ कर रखी है सप्लायर से, उसने वो 5000 वाला गुड्स अपने यहाँ पर कोटेशन मंगवाया पार्टी से। ये पहले हमने बात की है कोटेशन की, आपको याद होगा तो पहली क्लासेस में बात की हुई है, आप उसे जाके देखिए क्लास में। तो जब हमने वो कोटेशन मंगवाया आपके परचेजर ने, उसने क्या किया, रेट थी 5000 की एमआरपी, 4999 की एमआरपी की रेट थी, उसको उसने क्या किया कि 2000 का बाजार में बिक रहा है, 2000 का बाजार में बिक रहा है। तब उसने देखा कि यहाँ पर उसने 4999 की चीज उसने फैक्ट्री में मंगवाई, कितने की? 3000 रुपए की। कि साहब 3000 की आ रही है, कि साहब मैंने 2000 रुपए कम करवा दिए, पर 2000 कम नहीं कराए, 3000 रुपए कम होने थे, क्योंकि बाजार में 2000 की रेट है। एक फेयर परचेज उसने नहीं की, तो 1000 रुपए किसमें के पास गए? 1000 रुपए पास में गए उस परचेजर के। यह चीज कई जगह देखने गया, कई अकाउंटेंट ने ऐसे चोरी के केस पकड़े गए हैं जिसमें अकाउंटेंट की जॉब तक चली गई है, अकाउंटेंट की, परचेजर की, इवन पूरी संस्था में इस तरह से इंटरचेक लगाए जाते हैं कि पार्टी से कोटेशन मंगवाओ। सबसे अच्छी तरीका क्या होता है, जो भी वो है आपका बिजनेसमैन, उसको क्या करना चाहिए कि हर महीने वो कोटेशन मंगवाए, जितने भी अपने सप्लायर हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक रैंडमली, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि हमेशा एक तरह का है, वह क्या करे कि कोई आइटम है, उसको लग रहा है ये आइटम बाजार में हो सकता है कि महंगा मिल रहा हो या कम रेट का मिल रहा हो या सस्ता मिल रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सस्ता मिल रहा हो। कम रेट से मतलब ये कहने का है कि कुछ भी हो सकता है कि रेट में गड़बड़ हो रही हो। तब उसने एक रैंडमली कहा, अपने जो मार्केटिंग के बंदे हैं, आप जाओ मार्केट में और इस वाले आइटम की रेट लेके आओ। आप कहोगे सर परचेजर से मिले हो सकते हैं बंदे, हो सकते हैं, उसका तरीका और निकाल सकते हैं, कोई और बंदा लगा लिया अपना, एक बंदा अलग से। कुछ जगह ये होता है कि अपना एक बंदा अलग से बंदा लगा लिया कि आपका काम केवल यही चेक करना है कि जो चीज हमारे यहाँ माल आ रहा है, क्या यह वह वाला माल बाजार में क्या रेट चल रहा है। अगर इस तरह की ट्रैकिंग अगर करवा रखी है ना,
तो समझ लो कि मालिक को बहुत फायदा है। ज़्यादातर फैक्ट्री में इस चीज़ की चोरी बहुत होती है। जो गुड्स परचेज करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो गुड्स परचेज करने वाले परचेजर बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा रेट में गुड्स के कोटेशन को अप्रूव करवा लेते हैं और बहुत महंगा महंगा गुड्स आता है। मैंने इवन देखा है कंप्यूटर में एक सेल लगता है, उसको सीमॉस बोलते हैं। उस सेल की कीमत 5-6 रुपए का आता है, वह मैंने 30-30 रुपए का बिल देखा है। क्यों? वह 24-25 रुपए प्रॉफिट में जा रहे हैं किसके? परचेजर के। उसे मालूम है कि 5 रुपए का सेल आता है ये वाला, पर जानता है फैक्ट्री में कौन देखने बैठा है, तो वह उसमें कर रहा है। माउस में चोरी हो रही है, कंप्यूटर की स्क्रीन में चोरी हो रही है, गुड्स परचेज करने में चोरी हो रही है, तमाम जगह चोरी हो रही है। इसका कंट्रोल कैसे लगेगा? इसका कंट्रोल लगेगा ऐसे कि एक तो इतने सारे जो मैंने बताए थे आपको मेजर्स जो चेक करेंगे, परचेज की रेट को कोटेशन से मैच करेंगे। और इसके बाद सबसे एंड में जो बात आई थी, मैंने अगर एक बिल को 3 बार बिल मंगा लिया अकाउंटेंट ने, गुड्स आया 2 बार, पर उसने 3 बार मंगवा लिया बिल। उसने कहा कोई बात नहीं, गेट पे मैंने सेटिंग कर रखी है, आप बस गुड्स भेज दो 2 बार और बिल 3 बार कर देना। सेम रेट में नहीं, उसने 3 रेट में अलग बिल करवा दिए, पर उसने तीसरी बार में माल मंगवाया नहीं है। आपस में सांठगांठ हो गई, वो बिल दे गया उसको। गेट पे बिल की कोई हुई नहीं एंट्री वगैरह, ना गेट पे एंट्री हुई ना कहीं पे एंट्री हुई, बस उसने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली। हाँ सब माल आ गया, ना मालिक चेक करने बैठा ना कोई चेक करने बैठा। इसलिए ऑथराइजेशन ऑफ वाउचर फॉलो होना चाहिए कि ऑथराइजेशन हो, जो भी बिल आपका आए उसको एक बंदा ऑथेंटिकेट आपके यहाँ होना चाहिए, जो बंदा चेक करे कि ये गुड्स सही आया नहीं आया। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ऑथराइजेशन करने बैठे हैं उनके पास फुर्सत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो गुड्स को लेके साइन करनी वो क्या करेंगे, बस साइन किया ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये चीज पकड़ी जाती है ऑडिट में, इंटरनल ऑडिट हो या फिर एक्सटर्नल ऑडिट हो या फिर कोई और तरीके से, या फिर कोई आपने वैसे ही रैंडमली कोई पकड़ में आ गया, और कभी कभी पकड़ में आते ही नहीं है, सालों सालों चोरी होती चल रहती है। तो इसलिए इस चोरी को ना हो, इसके लिए ही ऑथराइजेशन लगाया गया। मैंने बताया ना आपको, जैसे माल मंगवाया 2 बार और तीसरी बार बिलिंग का बस मंगवा लिया और पैसे तीनों के पेमेंट करवा दिए पार्टी को, क्योंकि बिल रिपीट हुआ है पर नंबर डिफरेंट है। हाँ सब माल तो आया होगा। आदमी ही सोचेगा ना, इन गुड्स, एक अच्छी सोच का इंसान क्या कहेगा, भाई 3 बार इनवॉइसिंग हो रही है तो माल तो 3 बार आया होगा, जबकि ये नहीं पता अपनी चोरी हो रही है। 2 बार तो माल आया, 1 बार तो माल आया ही नहीं है। ये बात ध्यान रखने की। इसलिए हर वाउचर या इनवॉइस को आपको साइन करवाओगे किसी भी अथॉरिटी से, आप चेक करवाओगे अपने यहाँ की, तो क्या मालिक को देखो, अगर फर्म आपकी सिंगल बॉस है यानी कि इंडिविजुअल फर्म है, तो वहाँ पे एक ही मालिक होगा, वो अप्रूव करेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ पे कोई भी पार्टनर अप्रूव करेगा। अगर कंपनी का केस है तो उसमें कोई भी डायरेक्टर अप्रूव करेगा, या फिर कोई जनरल मैनेजर बैठाया हुआ है, तो कोई भी पर्सन जो वो डेडिकेट कर रखा है इस काम के लिए। आप ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, क्या है ना कि कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए किस तरह से चोरी पकड़ सकते हैं। तब हमारे एक बंदे का किस्सा था, उससे पूछा गया कि अब ये बताइए कि कोई बिल हमारे पास अगर डबल बार एंट्री बुक्स में हो गई, उसके कैसे पकड़ में आएगा। पहले की बात है, करीब 20 साल पहले की बात है। तब उस बंदे ने बताया था उनको कि एक काम हम कर सकते हैं, MS एक्सेल में आपने देखा होगा, आप अगर उसमें नंबर आप फीड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तब कोई नंबर गलती से अगर रिपीट हो गया हो, तब आप अगर उसमें कमांड लगाओगे, उसमें फिल्टर लगाओगे, या फिर उसमें कमांड होती है कि डबल सेल में हाईलाइट हो जाए कोई, अगर कोई एंट्री है वह डबल बार रिपीट हो गई है तो वह हाईलाइट हो जाए, तो इस तरह की चीज हो जाए। तब उस बंदे ने कहा कि हम एक्सेल में इस तरह से अपने बिलों को भर सकते हैं और उसमें डबल एंट्री पकड़ सकते हैं। उस इंटरव्यू में वो बंदे बहुत से इम्प्रेस हो गए थे बंदे से। उस इंटरव्यू में उस बंदे से वो लोग काफी इम्प्रेस थे, सैलरी कम उसको ऑफर कर रहे थे, इसलिए उस बंदे ने उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया। बट वो बहुत खुश थे इस बात से कि उसने इंटरनल कंट्रोल की बात लगाई कि कैसे इंटरनल कंट्रोल लगेगा
अगर कोई चोरी हो रही है, डबल बिल हमारे पास आ रहा है, उसकी चोरी के कैसे पकड़ा जाएगा। तो इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछे। आपको जो बंदा हायर कर रहा है, अपने यहाँ जॉब पे रख रहा है, वह यह सोचता है यह बंदा हमारी बिजनेस में आया है तो हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन हो, हमारे यहाँ बिजनेस में फ़ायदा मिले, चोरियाँ रुकें, बिजनेस में बढ़ोतरी मिले और अकाउंटिंग में एक्यूरेसी रहे, गलती के चांसेस ना रहे। तब आपके अच्छा इंटरव्यू होगा, अच्छी तरह से आपको पैसे भी अच्छे ऑफर किए जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अब फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका इतना खराब रहा कि आपको आता सब कुछ है। बहुत से होते हैं लोग बार, जब वो काम करते समय उनको बहुत कुछ आता है, पर क्या होता है कि जब इंटरव्यू के टाइम पे एकदम वो हो जाते हैं नर्वस टाइप के, और नर्वस होने पे क्या होता है, वह जो आपका 100% है वह आउटपुट नहीं मिल पाता। तब उस बंदे को जॉब के भी चांसेस है कि जॉब ना मिले। वो कहते हैं बंदे में यार कॉन्फिडेंस की कमी थी तो मेरे बंदे को रखा नहीं। क्यों? वो सोचता है कि बंदा आज हमको नहीं दे पा रहा जवाब, कल को हमारे पीछे से कोई ऐसी घटना हुई जिसमें इसको तुरंत एक्शन लेने की नीड थी, पर उसकी जो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वहाँ पे जवाब वो कर नहीं पाया, वो फैसला से ले नहीं पाया, और फिर फैसला ना लेने की वजह से बिजनेस को लॉस हो गया। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी ना कि हमारे पास जो एम्प्लॉय आ रहा है वो अच्छा एम्प्लॉय आए नहीं आए। इसके लिए हमको उसके से 4 सवाल पूछते, चलो भैया आ जाओ। ये भी अपने आप में एक होता है कॉन्फिडेंस, कि अगर आप पे अपने आप काम के पक्की हो, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो आपको कोई भी बंदा अगर इंटरव्यू लेगा आपको फेल नहीं कर सकता। तो क्या बंदे के अंदर गट्स तो हैं, इतने गट्स थे कि जो हमारा बिजनेस में काम करेगा तो हमको फायदे मिलेगा। तब अगला बढ़ते हैं, द GST नंबर एंड नेम ऑफ आवर क्लाइंट्स मस्ट बी मेंशन इन इनवॉइस करेक्टली। यह बहुत खास पॉइंट है, यह GST के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी चलता है। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे कि GST नंबर, आपके पास एक इनवॉइस आया, इस इनवॉइस में आपके क्लाइंट का नाम, यानी कि आप अगर मोहन एंड कंपनी, आप इनके अकाउंटेंट हो, आप कौन हो? इनके अकाउंटेंट। तब जब इनके बिल आएंगे उस बिल में मोहन एंड कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए, उनका GST नंबर लिखा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, अगर आपके क्लाइंट का नाम नहीं है, GST नंबर सही नहीं है, तब यह जो परचेज है इसको रॉन्ग कह सकते हैं डिपार्टमेंट की ओर से। रॉन्ग की वजह से क्या होगा, आपको ITC नहीं मिलेगी, आपको एक्सपेंसेस करने का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस आपका नहीं माना जाएगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, आपको मैं इसका एग्जाम्पल दूं। एक बार क्या हुआ था कि एक बार हम काम करने बैठे तो दिखाई दिया उसमें कि बिलिंग जो हो रही थी, बिलिंग हमारे क्लाइंट की बजाय किसी और बंदे के नाम पे बिलिंग हो रही थी। उस पार्टी ने इनवॉइस इशू किया था, हमको भी और दूसरे क्लाइंट को भी, पर गलती से बिल बदल गए। तो उसने उस पार्टी को तो बिल भेज दिया और हमारे पास उसकी सेकंड कॉपी थी, वो वाली कॉपी आ गई। वो बंदे तो अपने पास ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जो कॉपी आई वो सेकंड कॉपी थी। तो वो अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर दी, क्योंकि गुड सेम आया था, सब कुछ सेम था, केवल पार्टी का नाम अंतर था, बिल नंबर डिफरेंट था, पर वो उसने वो वाला बिल नंबर ही देख के अपनी एंट्री कर दी। अब दिक्कत क्या आई कि जब GST में एक निकलती है टू बी लिस्ट, GST टू बी एक निकलती है लिस्ट, उसमें नाम नहीं आया आपका उस इनवॉइस नंबर से, इनवॉइस नंबर डिफरेंट दिखाई दिया। तो आपने देखा कि ये हमारा इनवॉइस नंबर जो हमारे पास आया है वह तो है नहीं। एक्चुअली क्या है, पहले तो पकड़ में आता ही नहीं था, जब GST से पहले ये पकड़ में नहीं आते थे, क्योंकि इनवॉइस जो थे वो डिजिटल नहीं थे। जब डिजिटल आया तब हर महीने आपके पास GST टू बी
जो क्वार्टरली फाइल करते हैं उनके लिए क्वार्टरली 3 महीने बाद जो निकलता है 2B GSTR 2B, उससे वो चेक कर लेते हैं GSTR 2A और 2B से कि हमारे पास जो हमारे पास इनवॉइस है वो इनवॉइस GST पोर्टल पे मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ITC होना वो सेकेंडरी मैटर है, आपको उस पर ITC क्लेम करनी नहीं करनी, वो सेकेंडरी बात है। मिलेगा ना आपसे कि खर्चा नहीं मिलेगा, खर्चा ऐसे नहीं मिलेगा कि अगर वो वाला बिल हमारी फर्म का नाम क्या है, मॉर्न एंड कंपनी, और वो वाला खर्चा जो है वो जो बिल है वाला वो खर्चा में जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है श्याम एंड कंपनी का। तो श्याम एंड कंपनी जो है उसका बिल आप क्या कैसे आप अपनी आईटी पास कर सकते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, अगर उसके नाम से आपने एंट्री पास कर भी ली तो डिपार्टमेंट कहेगा आपका जब खर्चा ही नहीं है तो आपको हम एक्सपेंसेस अलाउड कैसे कर दें। इनकम टैक्स के लिए आपत्ति करेगा, जीएसटी तो आपत्ति करेगा ही। जब इनकम टैक्स तो जीएसटी दोनों डिपार्टमेंट आपको गला पकड़ने बैठे हैं तो ऐसा काम कर ही क्यों रहे हो। हाँ भाई, मुझे मार क्यों करना भाई, सिंपल सी बात है। हमारे क्लाइंट का नाम होना चाहिए इनवॉइस नंबर, और इनवॉइस पे हमारे क्लाइंट का नाम होना चाहिए और जीएसटी नंबर सही लिखा होना चाहिए। इसके अलावा इनवॉइस नंबर जो है ना वो भी होनी चाहिए सही तरीके से। GSTR 2B, सच कहूँ तो मैं आपसे, GSTR 2B ने बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि लोग बार अब मंथली चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो बिल आ रहे हैं वो वाले बिल पोर्टल पे है कि नहीं, और पोर्टल पे ना होने पर तुरंत पार्टी को फोन कर देते हैं कि भाई क्या है, हमारा बिल क्यों नहीं बोल रहा। तो वो भी बोलता है पार्टी भी, अरे सर मैं आपका वो बिल सर मैं आपका बिल अपलोड करवा दूंगा, आपका बिल सर मैं करेक्शन करवा दूंगा। बहुत होता है ये वाला काम, क्योंकि क्या है ना, गलती होने के चांसेस रह सकते हैं ना। पहले बहुत होता था, पहले क्या है ना, पहले जब जीएसटी नहीं थी, वैट था, तो वैट में काफी सारी ये खामियां थी। जीएसटी क्यों आई, एक तो वैट की खामी दूर करने की, दूसरी बात ये कि जब से डिजिटल इसमें आया तो क्या है, डिजिटल मोड में हर महीने आपको आईटीसी की डिटेल मिल जाती है, हर महीने आपको आईटीसी की डिटेल मिल जाती है। तो आप भी कंफर्म हो जाते हो जितने बिल मेरे पास हैं वो वाले बिल इससे मैच कर रहे हैं। अगर कोई बिल मैच नहीं कर रहा तो उठा के वो अकाउंटेंट जो है या फिर जो बंदा आपके एक अलग कोई डिपार्टमेंट बैठाया हुआ है आपने, बॉक्स से क्या होता है, एक अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है और एक अकाउंटेंट जो जीएसटी संभाल रहा है इससे, तो वो क्या करते हैं, चेक करते हैं, कहते हैं हमारे पास बिल जो है आए हैं उससे मैच नहीं कर रहा, कुछ बिल होते नहीं मैच कर रहे, ये नंबर अंतर पड़ रहा है। तब क्या, या तो फीडिंग करते समय गलती की हो गई अकाउंटेंट के हाथ से, बिल तो सही है पर फीडिंग के समय पे गलती हो गई, या फिर बिल नंबर ही आपका नहीं मैच कर रहा। बिल आपके पास आया 25 नंबर बिल और ऑनलाइन पोर्टल पे बोल रहा है बिल नंबर 28 या 20 या बिल नंबर बोल ही नहीं रहा, ऐसा हो सकता है। तो आप पार्टी से कहते भाई क्या किया, अरे भाई साहब मिस्टर राम के नाम से बिल था, मैंने आप क्या बिल वाला दे दिया, तो इसलिए आपके यहाँ वो आईटीसी बोल रही है, वो आईटीसी आपकी है नहीं। या दूसरा केस कि आपके वाला बिल था, मैंने वो दूसरी पार्टी के नाम में गलती से शायद छड़ गया, तो अब इसको सर ठीक करवाते हैं, अगले महीने आपको ठीक मिल जाएगी इसकी आईटीसी की एंट्री, आपको उस आईटीसी की एंट्री, आईटीसी का इनपुट मिल जाएगा भाई, आईटीसी का इनपुट मिल जाएगा आपको अगले महीने। तो हमारे सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं परचेज के, मैंने आज परचेज के पॉइंट्स आपको कवर करवा दिए हैं। अभी इनकी जो क्वेरीज हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वह आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी अकाउंट सीखने के इंटरेस्टेड हैं वह इस वाले जो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आगे फॉरवर्ड करें, कम से कम 3 लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे वो 3 लोग आगे किसी को भेज सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कि अकाउंट सीखना है और जिनके पास पैसे की भी दिक्कत है या कहीं पढ़ चुके हैं, उनके पास प्रॉब्लम आती है, वह फिर से पैसे देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, और कुछ लोग तो इसलिए अकाउंटिंग पढ़ने के बाद भी अकाउंट का काम नहीं करना चाहते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग उन लोगों को हेल्प करें जिससे वो पढ़ सकें। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता, ऑनलाइन क्लासेस जो दे रहा हूँ संडे वाली क्लासेस। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन क्लासेस को आगे फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स को जो कि नीडेड है अकाउंट सीखने के, और ये फ्री क्लासेज हैं तो फ्री का उनको फ़ायदा मिले। और जो इस क्लास जो आपकी
आपके जो पिछली क्लास के जो डाउट्स और जो क्वेरी थी, मैं आपको वो अगली क्लास में सब खत्म कराऊंगा। आज समय की कमी की वजह से मैं आपको ये पोस्टपोन करता हूँ, क्योंकि आपका जो क्वेरी सेशन था मैं अगले सेशन के लिए पोस्टपोन करता हूँ। आज के लिए इतना ही। आप मुझे भेजा के लिए धन्यवाद।